पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फे वुइंग के खानों में कुछ ऐसा मिला रहा था जिससे कि वुइंग अपना दिमागी संतुलन धीरे धीरे खो रहा था। फे वुइंग के दिमाग के साथ खेल रही थी। वो वुइंग के दिल में अपने फैमिली के लिए पूरी तरह से नफरत भर चुकी थी। सिर्फ यही फे नहीं रुकी, वो वांगजी के साथ हर रोज़ बाहर जाता था, शॉपिंग करता था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में घूमता था और आके वुइंग के पास सब कुछ वुइंग को सुनाता था कि आज उसने क्या किया। वांगजी उससे कहाँ घुमाने ले गए, वांगजी उसको क्या क्या बोला, सब कुछ वुइंग को वो बताता था। यहाँ तक कि कभी कभी जब वो लोग अपने रूम पे रहते थे तो जानबूझ के फे वुइंग को सुनाने के लिए अजीब अजीब आवाज़ निकालता था ताकि वुइंग समझ सके कि दोनों के बीच क्या हो रहा है। वुइंग अब इससे पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फे यही नहीं रुकती, वो हर रोज़ वुइंग के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाता था वांगजी के सामने कि वुइंग और फे से जलता है, फे के साथ बुरा बर्ताव करता है, फे को ठीक से खाने नहीं देती, यहाँ तक कि फे के साथ मिसबिहेव करता है। वैसे ही देखते देखते कुछ महीने और निकल गया था। जब लैन फैमिली से कोई उन दोनों के साथ मिलने के लिए आता था तो पता नहीं वांगजी को कहाँ से खबर लग जाता था। वांगजी सब कुछ सही कर देता था और ऐसा प्रिटेंड करता था कि वुइंग और वांगजी बहुत खुश है। वुइंग को ना चाहते हुए भी दिखावे का स्माइल अपने मुंह पर रखना पड़ता था, वरना उसके बाद वांगजी उसको फिजिकली भी अब्यूज़ करता। फिर तब छुप जाती थी। मैडम लैन को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि उन दोनों के लाइफ में क्या चल रहा था। देखते देखते कुछ महीना और बीत गया था। अब वांगजी विंग के फैमिली मेम्बर्स विंग को फ़ोन करते थे तो विंग फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। इस वजह से परेशान होकर मैडम यू ने लैनी को कॉल किया। लैनी अपना फ़ोन उठाया और जब मैडम यू से पूछा कि क्या हुआ, तब चियांग यू ने लैनी को बताया कि फे वुशियान उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे आसियान के लिए बहुत चिंता हो रहा था कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है। कुछ दिनों से उन लोगों को आसियान इग्नोर कर रहा था। लैनी कहती है कि मैं तो 2 दिन पहले से ही उन लोगों से मिल के आई हूँ, वो लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, रुको मैं आज जाके देखूँगी। ये कह के मैडम लैन और मैडम दोनों अपने अपने कुछ बातों को करने लगे। रात को मैडम लैन डिसाइड करती है कि वो हिल स्टेशन के विला में जाएंगे वांगजी और विंग के साथ मिलने के लिए। मैडम लैन का ये अचानक से प्लान बन गया था क्योंकि वो जब अक्सर दिन के टाइम पे ही विला में जाते थे, रात को वो कभी नहीं गए। लेकिन जब वो विला में एंटर करते हैं तब उसने अपने आंखों के सामने जो सीन देखा, पूरी तरह से हैरान हो गई। वो तुरंत विंग के पास दौड़ के जाती है जहाँ विंग वही डाइनिंग पे पड़ा हुआ था और कपकपा रहा था। उसने विंग को पकड़ा और कहा, बच्चा तुम्हें क्या हुआ, आंखें खोलो। क्या हुआ विंग, आंखें खोलो आसियान। ये कह के उसने विंग को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी। विंग के पूरे बदन कँप रहा था फीवर से। विंग पे जगह जगह से ब्लड निकल रहा था। देखकर ही पता चला रहा था कि विंग को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पीटा गया था। मैडम लैन देख के ही समझ गई थी कि विंग को बेल्ट से मारा गया है। उसका गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो विंग को अपने कमरे में ले जाकर तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर कहता है वो कुछ देर बाद तुरंत आने वाला है। लेकिन मैडम लैन, जो कि अब तक विंग की तरफ कंसर्न थी, उसने नोटिस ही नहीं किया था कि ऊपर के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ आ रहा है। मैडम लैन विंग को हिलाती है और कहती है, बच्चा किसने किया तुम्हारी ये हालत, मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसको चित्ते से मार डालूंगी, बताओ किसने किया। लेकिन विंग कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो बस अपने ब्लैंक आइज से मैडम लैन की तरफ देखने लगी। तभी मैडम लैन को कुछ सुनाई दिया। जब उसने गौर से नोटिस किया तो उसे समझ आया कि आखिर क्या हो रहा है। तुरंत विंग के पास से उठ गई और ऊपर की तरफ जाने लगी। शायद किसी और दिन होता तो मैडम लैन वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचती, लेकिन आज मैडम लैन वैसा कुछ सोचने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। जिस सिचुएशन में उसने विंग को देखा वो पूरी तरह से डर गई थी। पहले तो उसे डाउट हो रहा था कि विंग जिंदा है भी या नहीं। जब उसने विंग को जिंदा देखा तब उसके सांस में सांस आई। वो गुस्से से तिलमिला रही थी और जाकर तुरंत कमरे के दरवाजे को लात मार के एक झटके से ही दरवाज़ा खुल गया। मैडम लैन ने तुरंत कहा, वांगजी। उसके आँख गुस्से से लाल हो गया था। वांगजी, जो कि फे के साथ अभी लव मेकिंग में बिजी था, उसे होश ही नहीं था कि मैडम लैन कब आई और दरवाजे को खोल दिया। जब मैडम लैन की आवाज़ वांगजी ने सुना तो वो कांप के उठा। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थे। वांगजी तुरंत बेडशीट को अपने और फे के ऊपर ले लिया और अपने मम्मी की तरफ देखने लगा और कहा, मातर। मैडम लैन ने कहा, छे तुम्हें कोई शर्म है कि या नहीं, आखिर तुम मेरे ही बेटे हो ना।
लगता है कि तुम में इंसानियत भी अब खो चुका है तुमने। इससे पहले कि मैडम लैन और कुछ कहती, दरवाजे का बेल बजा। मैडम लैन तुरंत नीचे चली गई क्योंकि उसे पता था कि कोई और नहीं डॉक्टर आया था। वो तुरंत डॉक्टर को विंग के कमरे में लेके गई। जब वो आई थी तो विंग ज़मीन पे पड़ा हुआ कँपकँपा रहा था। उसका पूरा बदन फीवर से तप रहा था और ऊपर से विंग के जगह जगह से ब्लीडिंग हो रहा था और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। डॉक्टर के आने से पहले ही मैडम यू ने विंग को रेडी कर दिया था और उसे अच्छे कपड़े पहना दिया था। फिर वो लंजन के रूम की तरफ गई थी। डॉक्टर ने विंग को चेक किया और कहा, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर कुछ देर और देर किया जाता तो शायद ये अपना जान भी गंवा देता। डॉक्टर विंग को खाने के लिए मेडिसिन देता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह देते हैं। विंग को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। विंग के ट्रीटमेंट चल रहा था और विंग बस हॉस्पिटल के बेड में निढाल पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि विंग को देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मैडम लैन ने वांग जी को जाने ही नहीं दिया। वांग जी हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर सोच रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन आफ्टरनून को वांग जी जब घर आया था तो देखा कि फे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके फोrehead में से ब्लीडिंग हो रहा था। वही वो विंग था जिसके हाथों में एक फ्लावर बॉक्स था। वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर तुरंत वांग जी को हक कर लेता है और डरते हुए उसे कहता है कि ये पूरा साइकोपैथ है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वांग जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा करती है। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से फे उसे और भी कुछ कहती है विंग के बारे में, जिसके बाद वांग जी गुस्से से तिलमिला उठता है और अपना बेल्ट निकाल कर विंग को मारने लगता है। उसके बाद उस फे को अपने कमरे में ले जाकर उसके पट्टी कर देता है। वांग जी कुछ फाइल लेने के लिए आया था। फिर वो फाइल लेके फे को वहीं पर रेस्ट करने के लिए बोल के चला जाता है। वहाँ जाने के बाद विंग रात को ड्रिंक करके घर आता है। वांग जी को होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। वांग जी जब ड्रिंक कर रहा था तब उसके पास फे का फ़ोन आया था। वांग जी ने उसे कह दिया था कि वो अभी बार में है और ड्रिंक कर रहा है। फे तुरंत वांग जी के लिए निकल गई थी। वहाँ जाके फे ने अपने हाथों से ड्रिंक बनाकर वांग जी को दिया, जिसे पीने के बाद वांग जी को अजीब सा महसूस हो रहा था। ये पहली बार नहीं कि फे के हाथों का बनाया हुआ ड्रिंक खाने के बाद वांग जी को अजीब महसूस होता था। जब से वो फे के हाथों का ड्रिंक पीता था हमेशा ही ऐसा ही होता था। फे वांग जी को घर लाता है और उसे डाइनिंग के सोफे में बैठा देता है और फे वांग जी के लिए पानी लेके के लिए जाती है किचन में। लेकिन जब वो पानी ले आती है तब उसे वांग जी कहीं नहीं मिलता। वो देखता है, तभी उसे विंग के रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब वो वहाँ झाँक कर देखती है तो देखता है कि रूम में वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। फे को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो वांग जी को वहाँ से नहीं ले जा सकता था क्योंकि वांग जी और विंग दोनों मार्क थे और फे अभी भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वांग जी के ऊपर उसका उल्फ हावी था भी। अगर फे कुछ करती तो ये फे के लिए अच्छा नहीं होता। विंग वांग जी के साथ बहुत ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है, जिसके बाद विंग पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वांग जी अपने होश में आता है। वो इधर उधर देखता है और विंग को ऐसे हालत में पड़ा हुआ देखता है तो वो एक पल के लिए डर जाता है कि आखिर उसने विंग के साथ क्या किया। ऐसा नहीं था कि वांग जी विंग के साथ पहली बार इंटीमेट हो रहा था। इससे पहले कई बार दोनों इंटीमेट हुए, एक दूसरे को मार भी कर दिया। लेकिन वांग जी इस बात से डरा हुआ था कि आज उसने विंग के साथ ज़बरदस्ती किया था, ये दोनों की मर्जी से नहीं था। वांग जी डरते डरते अपने रूम पर चला गया और अपने चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगा। तभी फे उसके हाथों को आकर पकड़ लिया और उसे एक ड्रिंक दिया। वांग जी तुरंत उस ड्रिंक को पी लेता है क्योंकि यही तो एक था जो वांग जी को हर सिचुएशन से बाहर निकालता था। वांग जी जब भी दुखी होता था या उदास होता था या फिर तकलीफ़ में होता था, बस एक सिप वांग फे के बनाए हुए उस ड्रिंक का एक सिप लेते ही उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता था। वांग जी को पता नहीं था कि वो किसका ड्रिंक है, बस फे वांग जी को देता था और वांग जी पीता जाता था। उसके बाद वांग जी को दिल में फे के लिए चाहत और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। आज भी ठीक ऐसा ही हुआ। ड्रिंक को पीने के बाद वांग जी पूरी तरह से फे के कब्जे में आ गई और उसके साथ जाके इंटीमेट होने लगा। उसे पूरी तरह से होश तो तब आया जब उसने अपने मादर को अपने सामने देखा। वांग जी बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन विंग के सवाल था। जब उसे पता चला कि विंग को हॉस्पिटल लेकर गया है, वो तुरंत वहाँ से उठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया, लेकिन उसके मादर उसे विंग से मिलने नहीं दिया, उसे दूर दूर करके वहाँ से भगा दिया। लैन ने अपने फैमिली में फ़ोन कर दिया था
तुरंत लैन सिजन और लैन जिनन वहाँ पे आ गए। वांग जी उन लोगों से कई बार रिक्वेस्ट किया कि वो विंग को देखने जाना चाहता है, लेकिन वांग जी को नहीं देखने दिया गया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी लैन ही के पास जियांग यू का फ़ोन आता है। लैन ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो उसके फ्रेंड के बच्चे का अपने बच्चे जैसा ख्याल रखेगी और उसे कभी भी कोई दुख तकलीफ पहुंचने नहीं देंगी। लेकिन आज वो फेलियर हो गई थी। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि आखिर वो अपने फ्रेंड को क्या जवाब देगी। इसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। बार बार फ़ोन रिंग होता जा रहा था। फिर लैन चिरन ने उसके पास से फ़ोन लिया और जियांग फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि वे विशन हॉस्पिटल में है। उसने उन लोगों को नहीं बताया कि क्या हुआ और किस वजह से हुआ, बस ये कहा कि विंग हॉस्पिटल में है। जियांग फैमिली सुन के टेंस्ड हो गए और तुरंत चाइना के लिए निकल गए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विंग का ट्रीटमेंट चल रहा था। जियांग फैमिली अगले दिन सुबह सुबह ही आ चुके थे। डॉक्टर आके उन लोगों को कहता है कि विंग के दिल में सर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है। वो मेंटली अपना संतुलन धीरे धीरे खो रहा था। वो डॉक्टर ने कहा कि क्या आप लोगों ने से किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि पेशेंट धीरे धीरे अपना मेंटली हेल्थ से डील कर रहा था। किसी वजह से उसके दिमाग में असर हुआ है और उसे फिजिकली भी अब्यूज़ किया गया है। मैडम यूँ रोते रोते कहती है डॉक्टर के हाथों को पकड़कर, देखिए डॉक्टर, आपको जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ मत सोचिए, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चा सही तो हो जाएगा ना। ये कह के वो रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, देखिए हमने पेशेंट को मेडिसिन दिया है, मेडिसिन के असर से पेशेंट अभी सो रहा है, लेकिन उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं था। अगर पेशेंट ऐसे ही मेंटल हेल्थ से जूझते रहे तो धीरे धीरे वो पागल हो जाएगा। और हाँ, हमने जब उनके ब्लड टेस्ट किया तो उनके ब्लड सैंपल में हमें कुछ अजीब सा मिला, मानो कि उसे कुछ दवाइयाँ दिया जा रहा था। इसकी वजह से शायद उसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर हुआ है। बाकी आप लोगों को उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैडम यू ने कहा, मेरा बच्चा कब सही होगा, कब उसे होश आएगा। डॉक्टर ने कहा, फ़िलहाल तो वो दवाई के असर से सो रहा है, लेकिन उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग कभी उसको जाके देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा भीड़ मत करना। 2-2 लोग जाइए और फिर चुपचाप देख के आ जाइए। हाँ, ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वांग जी जो अभी तक ये सब कुछ सुन रहा था, अपना सिर पकड़ के नीचे बैठ गया। वांग जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या बोले। कि वांग जी को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने विंग के साथ ऐसा किया। पहले उसको फोर्स किया, उसे बेल्ट से मारा और उसे तरह तरह की बातें सुनाया। क्या वांग जी विंग के ऊपर इतना मेंटली प्रेशर बना दिया कि विंग आज पागल हो जाता। ये सब कुछ वांग जी का गलती था। वांग जी को अपना गलती रियलाइज़ हो रहा था। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों से बस आंसू निकल रहा था। वो घंटों तक वहीं बैठे रहता है, लेकिन उसे कोई विंग को देखने के लिए नहीं जाने देता। फाइनली वांग जी अपने घर आ जाता है। घर आके वो देखता है कि घर में फे नहीं था। वो अपने कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है अपने घुटनों पर बैठ के। वो सोचता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं एक इंसान को ऐसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ। माना कि वो मैं उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मुझे उसे हर्ट करने का कोई अधिकार भी नहीं था। ये कह के वांग जी रोने लगा। अभी वांग जी अपने होश में ही नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा हरकत कैसे कर सकता था विंग के साथ। दूसरी तरफ विंग को जब होश आता है तो वो किसी से भी बात नहीं करता, वो बस चुपचाप रहता है। डॉक्टर अच्छी तरह से चेकअप कर लेने के बाद उन फैमिली को कहते हैं कि उन लोगों को विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि विंग आइंदा से ऐसा कोई बातें ना सुने या फिर अपने आंखों के सामने ऐसा कुछ ना देखे जिससे कि उसके दिमाग पर असर पड़े। फिर विंग को कुछ दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उस दिन के बाद से विंग बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था। जियांग फैमिली और लैन फैमिली के बीच का रिश्ता भी बिगड़ने लगा था। मैडम यू जो कि मैडम लैन से बेहद गुस्सा थी और मैडम लैन वो तो अपने गिल्ट में पड़ी हुई थी कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसने एक बच्चे का लाइफ बर्बाद कर दिया अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में। वैसे ही धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। अब विंग के फैमिली मेम्बर्स विंग का इतना केयर करते हैं, उसे कभी भी अकेला फील नहीं होने देता। विंग को साइको फिजियोथेरेपी के लिए ले जाया जाता है। जो विंग किसी से बात करना बंद कर दिया था, किसी से भी बात नहीं करता, वो विंग अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गया था। सारे जियांग फैमिली मेम्बर्स अपना काम धाम छोड़ के चाइना में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो उनके लिए विंग ज़्यादा ज़रूरी था। इन दिनों में विंग को वांग जी से मिलने ही नहीं दिया गया था। वांग जी कोशिश करता है विंग से मिलने की, लेकिन वांग जी को विंग से मिलने नहीं दिया गया था। वांग जी जो कि पूरा दिन नशे में धुंध रहता है और कभी कभी वो फे के साथ भी बुरा बिहेव करता था। जैसे कि
उसे जब वांग जी का मूड ख़राब होता था या फिर कुछ होता था और फे वांग जी को कुछ बोलने जाता था तो वांग जी फे को ही उल्टा तार देता था। वो कहते हैं ना कि फैमिली सबसे बड़ी दवा है। विंग अपने फैमिली मेम्बर्स के प्यार और केयर से धीरे धीरे हील हो रहा था। वो अब धीरे धीरे करके सबसे बातें करने लगा था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन वांग जी सुबह से बेचैन महसूस कर रहा था। सुबह से उसे अजीब सा बेचैनी सता रहा था। वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। घर आके फिर उसे कुछ ड्रिंक लेने के लिए दिया। वांग जी ने जब भी उस ड्रिंक को पिया, इस बार वांग जी के ऊपर उस ड्रिंक ने उल्टा ही असर किया, क्योंकि वांग जी ड्रिंक को पीने के बाद हॉट फील करता था और फे के साथ अपना रिलेशन को आगे बढ़ाता था। लेकिन इस बार वांग जी नहीं बेचैन था और ड्रिंक को पीने के बाद बेचैन तुरंत अपना अल्फा रट में आ गया था। वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और अपने ओमेगा के लिए तड़प रहा था। उसे बस अपना ओमेगा चाहिए। तभी उसकी आंखें शाइन करने लगता है और उसे भी पता नहीं था कि वो कब अपने कमरे से निकलकर विंग के कमरे में पहुंच गया था। रात का टाइम था और विंग अभी सो रहा था। तभी विंग को अपने कमरे में कुछ महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वांग जी था और वांग जी नहीं विजन था, जिसकी आंखें पूरा रेड कलर में शाइन कर रहा था और उसके अंदर से अल्फा फेरोमोन निकल रहा था। विंग तुरंत डर गया। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन बेचैन ने विंग को पकड़कर उसे दीवार पर पिन कर दिया और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। चाहे दोनों का रिश्ता कैसा भी था, लेकिन था तो दोनों एक दूसरे का मेट और ऊपर से मार्क्ड अल्फा और ओमेगा। वांग जी के फेरोमोन्स पूरी तरह से विंग पर असर कर रहा था। विंग जो कि ना चाहते हुए भी धीरे धीरे अपने हिट में आ रहा था। अब विंग नहीं सुवियान था, जिसकी आंखें ब्लू कलर में शाइन कर रहा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर था और एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहा था। देखते देखते दोनों ने मेटिंग प्रोसेस को भी पूरा कर दिया था। अब सुबह का टाइम था। विंग जब आंखें खोलता है उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसे महसूस होता है कि वो किसी के बाहों में है। जब वो उधर देखता है तो डर से चीख देता है। विंग ने इतना ज़ोर से चीखा था कि वांग जी तुरंत उठ गया था। सिर्फ वांग जी ही नहीं, घर के सारे मेंबर्स दौड़ते दौड़ते विंग के कमरे में आ गए थे। वांग जी को जब भी किसी और का फेरोमोन महसूस हुआ, वांग जी ने तुरंत दोनों को एक ब्लैंकेट से ढक दिया। तभी विंग के मदर, फादर, ब्रदर और सीजे सभी रूम पे आए और रूम पे आके वो लोग ऐसा सीन देखेंगे उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। वो लोग सारे तुरंत रूम से बाहर निकल जाते हैं और वांग जी अपने आप को रेडी करता है और सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि भूत बना हुआ बैठा था, वांग जी ने अपने आप के साथ साथ विंग को भी रेडी कर दिया था, उसे भी कपड़े पहना दिया था और वांग जी निकल कर अपना सिर झुकाए हुए दरवाजे पर खड़ा था। जियांग चैंग तुरंत उसके कॉलर को पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। वांग जी चुपचाप था, क्योंकि उसे पता था कि वो ये पनिशमेंट डिजर्व करता है। एक तो विंग के साथ उसने पहले इतना गलत किया था और दूसरी बार आज भी वो विंग के बिना परमिशन के विंग के रूम में आया और विंग के साथ ऐसा कुछ किया। वो खुद भी गिल्टी था। दूसरी तरफ विंग था जो कि बेड में बैठकर रोया जा रहा था और आज वांग जी और विंग का उस मीटिंग का नतीजा था विंग के पेट में वो बच्चा, जिसे तो विंग पहले स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो विंग का ही एक पार्ट है और उस बच्ची का तो कोई गलती नहीं था इसमें। बात लान फैमिली तक भी पहुंच गई थी। अब दोनों फैमिली एक साथ जियांग फैमिली के हॉल में बैठे थे। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वांग जी और विंग का रिश्ते का आखिर एंड क्या होगा। मैडम लैन ने कुछ ना सोचते हुए ही विंग से कहा कि तुम वांग जी को रिजेक्ट कर दो। लेकिन रिजेक्ट कर देना क्या इतना आसान था। भले ही विंग और वांग जी एक दूसरे को ना अपनाए, लेकिन उन दोनों के उल्फ ने एक दूसरे को अपना लिया था। अगर दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट करता तो दोनों में से आज शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि दोनों मार्क थे। सीचन का बात अलग था, क्योंकि भले ही सीचन को अपना मेट मिल गया था, लेकिन वो अपने मेट से मार्क नहीं था और ना ही उसने अपने मेट को मार्क किया था। इसीलिए जब उसका पार्टनर चला गया था वो दुखी हुआ, रोया, अपने आप को सेक्लूजन में डाल लिया, लेकिन उसके जान पर बात नहीं आया। लेकिन दोनों मार्क थे। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट करने की भी कोशिश की तो दोनों पर का जान पर बात आता। और एक तो विंग पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसका मेंटल हालत भी अभी ठीक नहीं था। इसीलिए दोनों फैमिली ने डिसाइड किया, भले ही दोनों मीटिंग पॉइंट को रिजेक्ट करने की प्रोसेस को ना पूरा कर पाए, लेकिन डिवोर्स का प्रोसेस वो लोग ज़रूर करेंगे। इन दोनों का रिश्ते का यही तक सफ़र था। इसके बाद दोनों को ही अलग होना था। शायद डेस्टिनी में यही लिखा था। ये सोचकर उन दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया। इससे उनका तो पता नहीं, लेकिन वांग जी बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपने ओमेगा को ऐसे डिवोर्स नहीं
नहीं देना चाहता था, लेकिन मैडम लैन ने ज़बरदस्ती वांगजी से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लिया था। मैडम लैन अपने रूम के एक चेयर पर बैठ के ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उनके अल्फा ने आकर उनके कंधों में हाथ रखा और कहा, ये तुम क्या सोच रही हो? तभी लैनी ने कहा, क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलती कर दिया? मैं अपने बच्चे को कुछ देखना चाहती थी, इसी चक्कर में मैंने उन लोगों को हर्ट कर दिया। आज शायद जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। अगर मैं उस वक्त शादी के लिए ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं करती तो शायद आज मेरा आसियान वो सही होता, वो ठीक होता, उसे इतनी तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ता। आपको पता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, वो भी हमारे वांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट है और वो तो उस बच्चे को मारना चाहता है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तभी मास्टर लैन ने कहा कि क्या क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसा कुछ है तो हमें वांगजी को बताना होगा ना। तभी लैनी कुछ सोचती है और कहती है, नहीं, वो डिजर्व नहीं करता इस बच्चे के बारे में जानना, उसे मत बताना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि विंग प्रेग्नेंट है। तभी मास्टर लैन ने कहता है, लेकिन तुमने तो कहा कि विंग इस बच्चे को अवॉइड करना चाहता है, वो उस बच्चे को नहीं अपना पा रहा है। तभी लैनी ने कहा कि ये सब कुछ विंग का डिसीजन होगा, बच्चा विंग के पेट में है, विंग जो चाहेगा वही होगा। दूसरी तरफ जियांग भी हॉल के सोफे में बैठकर ये सब कुछ सोच रहे थे। तभी जियांग उनके पास आई और कहा, मदर क्या हो, आप क्या सोच रही हो? मैडम ये चुप थी। यानली ने बोला कि मदर, उस बात को पीते हुए कितना दिन हो गया, अब अभी भी आप हर रोज़ उस बात को क्यों सोचते हो? जो हुआ वो डेस्टिनी था मदर, हम उसे चाहकर भी नहीं चेंज कर सकते। सोचो कि दुनिया में इतने लोग होने के बावजूद भी हमारे आसियान का मेट लान वांगजी क्यों निकला? क्योंकि दोनों की डेस्टिनी में यही लिखना था मदर। हम चाहे कितना भी कोशिश करें, लेकिन हमारे हाथ में ये सब कुछ नहीं है मदर। यानली ने कहा, मदर क्या आपको अभी भी याद है कि एक दिन आपने जब सो के उठा तो आपने कहा था कि आपको एक सपना आया था जिससे कि मून गॉडेस आपको कह रही थी कि आसियान उसका चाइल्ड है और उसने एज ए गिफ्ट आसियान को हमारे पास भेजा है। मैंने मीव ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, तो फिर मून गॉडेस आसियान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो मेरे बच्चे को ऐसे हालात में मुझे देखना पड़ रहा? आखिर क्यों मून गॉडेस मेरे बच्चे के साथ सब कुछ सही नहीं कर देती, कि वो कुछ ऐसा नहीं करती जिससे कि मेरा बच्चा अपने बच्चे और अपने अल्फा के साथ रह सके। अभी तो आसियान प्रेग्नेंट है, पर तुम जानते हो अली कि एक प्रेग्नेंट ओमेगा का वो भी जो मार्क्ड है, उसको इस प्रेगनेंसी के टाइम में अपने अल्फा का अपने पास होना सख्त ज़रूरत है। और मेरे आसियान को देखो ना, ही उसे ये कह के जियांग चुप हो गई, उसके पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं था। तभी यानली ने उसे समझाया, मदर मून गॉडेस ने कुछ सोच कर ही आसियान की डेस्टिनी ऐसा लिखा है। अगर आसियान की डेस्टिनी में ऐसा लिखा है तो यकीन मानो मून गॉडेस सब कुछ सही कर देगी। दोनों माँ दोनों तरफ अपने बच्चों के लिए टेंशन में था। अब तक तो ये फ्लैशबैक चल रहा था, अब प्रेजेंट में विंग 1.5 महीने का प्रेग्नेंट था। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था विंग का टमिक रो कर रहा था, विंग को चलने में थोड़ा दिक्कत होता था। उसके अंदर प्रेगनेंसी का और कोई सिम्टम्स नहीं था। सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर इस टाइम पे आसियान इतना शांत कैसे रह सकता है। जहाँ प्रेग्नेंट ओमेगा को कुछ खाने से ही वोमिटिंग हो जाता है, मूड स्विंग्स होता है, तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलता है, वहाँ आसियान बिल्कुल चुप था। जब सभी लोग उसे पूछते हैं कि क्या उसे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, क्या उसका मूड अचानक से बदल रहा है, लेकिन विंग नाम सर हिला देता। विंग के डॉक्टर साओ सिंचन का अपॉइंट किया गया था, जिसे विंग पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। साओ सिंचन एक ओमेगा था और उसके फादर का फ्रेंड का बेटा था, इसीलिए विंग साओ सिंचन से पहले से ही टच में था। इन दिनों जब विंग को पता चला कि साओ सिंचन को उसका डॉक्टर अपॉइंट किया गया है, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और बात बात पे जब भी उसे कोई टेंशन होता था, कि जब भी वो अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचता था, तब भी वो साओ सिंचन को फ़ोन लगा देता था। अगर साओ सिंचन फ़ोन नहीं उठाता था तो विंग डायरेक्ट उसके हॉस्पिटल में चला जाता था। साओ सिंचन विंग से थोड़ा गुस्सा तो हो जाता था, लेकिन बाद में जब विंग अपने उन दोनों मासूम आंखों से साओ सिंचन की तरफ देखता था तो साओ सिंचन शांत हो जाता था, क्योंकि विंग एक प्रेग्नेंट ओमेगा था और जाहिर सी बात है कि उसे अपने बच्चे के लिए टेंशन होगा ही। लेकिन इस चक्कर में उसने साओ सिंचन के नाक में दम कर दिया था। प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में एक दिन विंग अपने पेट पर बैठकर मलबेरी खा रहा था और अपने बेबी को सहला रहा था और अपने बच्चे से बातें कर रहा था कि बच्चा, तुम कितना जल्दी ग्रो कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही ग्रो करते रहोगे, मेरा टमी ऐसे फूलते रहेगा तो मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा अपने नीचे। ये सब कुछ वो अजीब अजीब बातें कर रहा था।
यानली और मैडम भी ये सब देख के मुस्कुरा रही थी कि तभी वोइंग को अचानक से अपने बॉडी में कुछ प्रॉब्लम फील होता है और वो बेचैन होने लगता है। वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। यानली दौड़ के जाती है और कहती है, आसियान आसियान क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? बताओ ना आसियान। वोइंग ना में सर हिला देता है और जोर जोर से सांसें लेते लेते कहता है, इससे मुझे कुछ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरे अंदर, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। कॉल लगाओ साफ सिंचन को। ये कह के वो अपने आप को जोर जोर से सांसें ले रहा था और शांत करने की कोशिश कर रहा था। यानली तुरंत साफ सिंचन को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो अभी एक सर्जरी में बिजी था इसलिए फ़ोन नहीं उठाता। वोइंग को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एक नर्स ने साफ सिंचन को बता दिया था कि वो लोग आ रहे हैं, इसीलिए साफ सिंचन जल्दी से अपना सर्जरी ख़त्म करके अपने केबिन में आता है, जहाँ वोइंग बैठा हुआ था सोफे में और यानली उसके बाजू में खड़ी हुई थी। साफ सिंचन यानली को थोड़ा पकड़ जाने के लिए बोलता है और वोइंग को पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ। वोइंग सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसे बहुत हॉट फील हो रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। साफ सिंचन वोइंग से कहता है कि प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल है। वोइंग को उसका अल्फ़ा का भी ज़रूरत था, लेकिन वोइंग का अल्फ़ा नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी साफ सिंचन को वोइंग को थ्रस्टिंग देना पड़ता है, जिसके बाद जाके वोइंग शांत होता है। अब ये तो हर रोज़ का नाटक बन गया था। जब भी वोइंग को हॉट फील होता था वो तुरंत साफ सिंचन के पास चला जाता था, क्योंकि एक साफ सिंचन एक ओमेगा था और ऊपर से वो वोइंग का पर्सनल डॉक्टर था, इसीलिए साफ सिंचन को ही सारा काम करना पड़ता और वोइंग को शांत करना पड़ता। एक दिन साफ सिंचन को किसी काम में जाना था और वोइंग को हॉट फील हो रहा था। वो तुरंत साफ सिंचन के पास जाता है और उसे थ्रस्टिंग देने के लिए कहता है। साफ सिंचन कहता है, बेगुसियान, आखिर तुम मुझे अपना अल्फा समझते हो या फिर क्या समझते हो? मैंने आज तक किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम हर वक्त यहाँ क्यों चले आते हो? तुम अपने आप को भी तो शांत कर सकते हो ना। वोइंग कहता है कि जब तुम हो मेरे डॉक्टर तो तुम करोगे, भला मैं अपने आप को क्यों शांत करूँ? एक के वोइंग साफ सिंचन को आंखें दिखाता है। साफ सिंचन तुरंत चुप हो जाता है और अपना काम में लग जाता है। उधर चाइना में वांगजी अपने ऑफिस रूम में था, तभी उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मानो कि उसके अंदर चल रहा है, क्योंकि तो वो वोइंग से मार्क था, इसलिए वो समझ पा रहा था कि वोइंग को कुछ प्रॉब्लम है। वोइंग की फीलिंग्स वो समझ पा रहा था। उससे पता चल रहा था कि उसका ओमेगा हॉट फील कर रहा है, उसे फिजिकली नीड है। अगर शायद वोइंग यहाँ होता तो वांगजी उसके पास अभी के अभी चला जाता। कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि कोई वोइंग को टच कर रहा है और उसे प्लेजर दे रहा है। तुरंत वांगजी के आइज रेड कलर में शाइन करने लगता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है और अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके मार्क ओमेगा को कोई कैसे ऐसे टच कर सकता है। वो फील कर पा रहा था कि वोइंग शायद किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तुरंत दीवार पे अपना हाथ मार दिया। उसके नकल से ब्लीडिंग होने लगता है। वांगजी को ऐसा हरकत करते हुए पिचिन उसे मॉक करते हुए कहता है कि कैसा लग रहा है जब तुम्हारा ओमेगा किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है? तो आखिर तुमने भी तो वही किया ना। सोचो कि उसके ऊपर क्या बीत रही थी जब तुम एक ही घर पे होते हुए भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ रंग रलिया मना रहे थे और वो ओमेगा अपने कमरे में तुम्हारे वो सारी सेमलेस हरकतों को सुन रहा था। तब उसे कैसा फील हो रहा था? पिचिन की इस बातों से वांगजी को रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसके साथ तो सेम चीज़ हो रहा था जैसा कि उसने वोइंग के साथ किया था। अब वांगजी को लग रहा था कि ये उसी का कर्मा है जो कि उसको भारी पड़ रहा था। वांगजी और नहीं सह पाता, वो तुरंत उठ के जियांग मेंशन की तरफ निकल जाता है। जब वो जियांग मेंशन में पहुंचता है तो मेंशन पूरी तरह से खाली था। सिर्फ एक दो सर्वेंट्स ही थे मेंशन में जो कि मेंशन का देखभाल करते थे। वांगजी वहाँ जाके उनके कॉलर को पकड़ के पूछने लगे कि कहाँ गए हुई। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। वो लोग जब आते हैं यहाँ तो बस वो उनका ख्याल रखते हैं और जब वो चले जाते हैं तब मेंशन का ख्याल रखते हैं। बाकी उन लोगों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वांगजी निराश होकर वापस चला आता है। सिर्फ उस दिन नहीं, ऐसा सिलसिला अब हर रोज़ होता था। जब भी वांगजी को रहते रहते कभी बेचैन होने लगता था, उसे पता चलता था कि वोइंग फिर से फिजिकल हो रहा था किसी के साथ। वांगजी अब अपने आप को नहीं रोक पा रहा था, वो बस अपने आप में सिमटता जा रहा था। इन दिनों वो फेई के पास भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका मार्क्ड और मिड पॉइंट की वजह से जिधर वोइंग का सारे फीलिंग्स वांगजी को महसूस होता था।
वांगजी को अब तक नहीं पता था कि विंग प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ वांगजी का सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसे वोमिटिंग होना, मूड स्विंग्स होना अब तो नॉर्मल बात हो गया था। वांगजी को भी इसका आदत पड़ गया था क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक सिस्टर ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि विंग के पास जुबान नहीं है क्या। तो पहली बात कि विंग बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन था। वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट उन्हीं लोगों के सामने होता था जिसे वो प्यार करता था, जिसके सामने विंग कंफर्टेबल फील कर पाता था, जैसे कि चियांग फैमिली, उसके सर्वेंट्स और वगैरह वगैरह, जिसको भी विंग जानता था। लेकिन लैन फैमिली के आने के बाद विंग को एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वो वांगजी को छोड़ के बाकी सबके साथ कंफर्ट हो गया था और उसके लोगों के साथ अच्छे से बातें किया करता था। लेकिन विंग वांगजी के साथ इसीलिए कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता था क्योंकि वांगजी तो विंग से कभी बात ही नहीं कर पाता था। और दूसरी बात, विंग इस शादी को करना ही नहीं चाहता था, उसे बस ज़बरदस्ती शादी कराया गया था। इसीलिए विंग का पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था वांगजी से बातें करने में। वो बस ऐसा दिखा रहा था कि जैसा होता है होने दो, बाकी विंग को अगर फ्रीडम मिले तो वही बहुत है। लेकिन वांगजी के साथ रहते रहते विंग को फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए विंग कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहने लगा था। लेकिन जब विंग को विला जाना पड़ा था तब विंग वांगजी के अलावा और कोई नहीं था। जब वांगजी भी उसे अच्छी तरह से बातें नहीं करता था और उसके ऊपर धीरे धीरे अब्यूज़ करने लगा तो विंग धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। इसी वजह से शायद विंग वांगजी से बातें नहीं कर पाता था और कहीं ना कहीं वो वांगजी से डरने लगा था क्योंकि जिस तरह से वांगजी का बिहेवियर था विंग के मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर रहा था। इसी वजह से वांगजी चुपचाप रहने लगा था। आप ही सोचो ना, कोई अगर ऐसा पर्सन जो हर वक्त शैतानी करता है, फ्री बर्ड को कोई अगर केज के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसका बिहेवियर कैसा ही होगा। बस यही क्लियर कर, फिलहाल के लिए तो बस मुझे यही क्लियर करना था। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपको आगे जाकर आप लोग को विंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिलेगा, लंजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिलेगा और उसके पीछे रीज़न भी पता चलेगा। तो बस कहानी को सुनते रहिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ, जो कोई भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।